Hello friends, this is Pragati. I welcome all of you to my channel Peace and Progress Classes. पिछले पार्ट्स में हमने प्रोनाउन से रिलेटेड सारे रूल्स कवर कर लिए हैं. आज के वीडियो में हम करेंगे प्रोनाउन की एक्सरसाइज. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रोनाउन से रिलेटेड जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. चलिए देखते हैं. जैसे यहाँ पर पहला लिखा हुआ है वन शुड कीप हिज वर्ड्स. वन शुड कीप हिज वर्ड्स मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने वादे पूरे करने चाहिए. तो मैंने जब प्रोनाउन के रूल्स बताए थे तो जहाँ पर हमने पढ़ा था इनडेफिनिट प्रोनाउन. इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जिनसे हमें किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता है, वो प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? इनडेफिनिट. उसके अंदर हमने ये वन प्रोनाउन भी पढ़ा था. तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी सेंटेंस में इनडेफिनिट प्रोनाउन वन का यूज़ होता है तो जब हम उसका पजेसिव बनाते हैं तो उसका पजेसिव हम हिज, हर या इट ना लिख करके वन का पजेसिव वंस ही होता है. लेकिन यहाँ पर वन का पजेसिव क्या यूज़ हुआ है? हिज. तो यहाँ पर हिज की जगह पर क्या हो जाएगा? वंस. क्या बताया मैंने कि जब भी इनडेफिनिट प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में यूज़ होगा तो उसका पजेसिव क्या होगा? वंस, ना कि हिज या फिर हर. नेक्स्ट लिखा है व्हाट इज इट विच ट्रबल्स यू मच. व्हाट इज इट विच ट्रबल्स यू मस्ट. वह क्या है जो तुम्हें बहुत अधिक परेशान करता है. तो जब हमने पढ़े थे रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा था कि जो विच होता है वो एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए आता है. दैट भी थिंग्स के लिए आता है. हु पर्सन्स के लिए आता है. लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिस कंडीशन में हम हु और विच के स्थान पर किसका यूज़ करते हैं? दैट का यूज़ करते हैं. इसके अंदर हमने सबसे पहला रूल पढ़ा हुआ था कि जब भी किसी सेंटेंस में किसी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पर हम हु या रिलेटिव प्रोनाउन हु या विच की जगह पर क्या यूज़ करेंगे? दैट. सेकेंड हमने पढ़ा था कि कोई भी इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे ऑल, एनी, नन, नथिंग ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो हु या विच ना होकर के क्या होगा? दैट होगा. थर्ड हमने पढ़ा था कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन स्टार्टिंग में आया है तो जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो हु या विच ना होकर के क्या होगा? दैट. तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज इट. तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज़ हुआ है? विच. और स्टार्टिंग में क्या आया है? इनडेफिनिट प्रोनाउन. तो जब भी किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन हम हु या विच ना लगा करके क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे. नेक्स्ट है आई एंड यू हैव डन इट. आई एंड यू हैव डन इट. तो जब हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे तो वहाँ पर हमने पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स में कवर किया हुआ था कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनका सीक्वेंस क्या होता है, उनका क्रम क्या होता है. उनका क्रम क्या होता है? 2, 3, 1. मतलब सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन. तो देखते हैं क्या यहाँ पर सीक्वेंस जो है वो सही लिखा है. यहाँ पर आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन. एंड यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन. तो यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस हो गया? यहाँ पर 1 और 2 का हो गया. जबकि होना क्या चाहिए? 2, 3, 1 का होना चाहिए. तो सेंटेंस में अगर थर्ड पर्सन नहीं आया है तो वहाँ पर हम 2 और 1 करेंगे. लेकिन यहाँ पर क्या है? 1 और 2 है. तो इसका सीक्वेंस जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू एंड आई हैव डन इट. तो क्या देखा हमने कि किसी भी पर्सनल प्रोनाउन का जो सीक्वेंस होता है, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर तीनों पर्सन एक साथ यूज़ किए जाएंगे तो उनका सीक्वेंस रहेगा 2, 3, 1. मतलब पहले सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन. नेक्स्ट लिखा है नन ऑफ द 2 सिस्टर्स इज मैरिड. नन ऑफ द 2 सिस्टर्स इज मैरिड मतलब 2 सिस्टर्स में से कोई भी नहीं इज मैरिड, शादी नहीं हुई है. मतलब कि 2 में से कोई भी सिस्टर शादीशुदा नहीं है. तो अभी हमने जब वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े थे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा था कि जो नन होता है वो 2 से अधिक के लिए निगेटिव सेंस में आता है, जबकि जो नाइदर होता है वो 2 के लिए निगेटिव सेंस में आता है. तो यहाँ पर कितने लोगों की बात हो रही है? 2 की बात हो रही है. और किस सेंस में? निगेटिव सेंस में. तो यहाँ पर हम नन ना यूज़ करके यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? नाइदर. क्योंकि नाइदर का यूज़ हम कितने लोगों के लिए करते हैं? 2 लोगों के लिए. आइदर का भी 2 के लिए करते हैं लेकिन पॉजिटिव सेंस में. लेकिन यहाँ निगेटिव सेंस की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे? नाइदर. नेक्स्ट लिखा है बोथ द ब्रदर्स हेल्प्ड वन अनदर. बोथ द ब्रदर्स. मैंने बताया था कि इनडेफिनिट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कि बोथ जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो कितने लोगों के लिए आता है? 2 लोगों के लिए आता है. और ये 2 में से दोनों की बात करता है. तो बोथ द ब्रदर्स मतलब दोनों ब्रदर्स ने, दोनों भाइयों ने हेल्प्ड मदद की वन अनदर, एक दूसरे की. तो जब हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ा था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं. और इसके अंदर हम 2 प्रोनाउन रखते हैं
ईच अदर एंड वन अनदर, ईच अदर दो के लिए एंड वन अनदर दो से अधिक के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ किया हुआ है, वन अनदर, लेकिन बात कितने लोगों के लिए हो रही है, दो लोगों के लिए, बोथ द ब्रदर्स, मतलब दोनों भाई। तो जब दो की बात हो रही है तो वहाँ पर हम वन अनदर का यूज़ ना करके वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ईच अदर। नेक्स्ट है आई हु आर योर फ्रेंड विल हेल्प यू, आई हु आर योर फ्रेंड विल हेल्प यू। जब हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट होगा, जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट होगा तो जो आने वाली वर्ब होगी वो उसके एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग होगी। क्या बताया मैंने कि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन किसी वर्ब का अगर सब्जेक्ट होगा तो जो आने वाली वर्ब होगी वो उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन के अनुसार होगी। तो हु का एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट का मतलब है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन जिस भी नाउन से या प्रोनाउन से अपना रिलेशन बताएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा दिस इज़ द बुक विच आई वॉन्ट, दिस इज़ द बुक विच आई वॉन्ट, तो यहाँ पर दिस इज द बुक रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, विच है, और ये जो विच है ये किससे रिलेशन बता रहा है, बुक से बता रहा है, और बुक एक नाउन है। तो यहाँ पर जो नाउन है ये इस जो विच है वो नाउन से रिलेशन बता रहा है, इस बुक से रिलेशन बता रहा है। तो बुक इस विच का क्या है, एंटीसीडेंट है, पूर्ववर्ती है। तो क्या बताया मैंने कि जब भी कोई वर्ब जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसी क्रिया का सब्जेक्ट होगा, किसी वर्ब का सब्जेक्ट होगा, तो जो भी वर्ब होगी वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी, नंबर और पर्सन के अनुसार। तो आई के साथ हम आर का यूज़ ना करके हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, एम। नेक्स्ट सेंटेंस है ही एंड माई सेल्फ टूक डिनर, ही एंड माई सेल्फ टूक डिनर। तो जब हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, अकेला किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, उससे पहले उससे रिलेटेड प्रोनाउन आना, नाउन या प्रोनाउन आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर माई सेल्फ एज अ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो माई सेल्फ के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, आई। तो यहाँ पर माई सेल्फ ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, आई। नेक्स्ट लिखा है इट इज़ आई हु इज़ योर फ्रेंड, इट इज़ आई हु इज़ योर फ्रेंड, इट इज़ आई हु इज़ योर फ्रेंड। ये बिल्कुल ये वाला रूल हो गया। क्या बताया था मैंने कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसी क्रिया का सब्जेक्ट होगा तो जो वो वर्ब होगी वो एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन के अनुसार आएगी। तो यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज़ ना हो करके यहाँ पर क्या होगा, एम। नेक्स्ट देखते हैं हिज आंसर वाज सच दैट आई एक्सपेक्टेड, हिज आंसर वाज सच दैट आई एक्सपेक्टेड, मतलब उसका आंसर बिल्कुल वही था जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था। तो जब हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि सच और सच प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन होते। सच प्रोनाउन जब भी किसी नाउन के पहले सच या सेम प्रोनाउन आता है, सच या सेम वर्ड्स आते हैं, तो उनका जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो दैट या विच ना हो करके रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, एज होता है। क्या बताया मैंने कि जब भी किसी नाउन के लिए हम सेम या सच का यूज़ करते हैं तो उसका जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो दैट या विच ना हो करके क्या होता है, एज होता है। तो यहाँ पर दैट ना हो करके रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, एज। नेक्स्ट लिखा है वी इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, वी इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। मैंने बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेती हैं, और वो वर्ब अपने बाद रिफ्लेक्सिव क्यों लेती हैं, क्योंकि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होती, जैसे इनट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं वो अपना सेंस देने के लिए अपने आप में पर्याप्त होती हैं, मतलब उन्हें किसी भी दूसरे वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए। लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनको अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी दूसरे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो दूसरे वर्ड उसका ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। लेकिन किसी भी सेंटेंस में अगर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर इंजॉय के बाद में हम क्या यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्सिव। अब क्यों यूज़ करेंगे, चलिए सेंटेंस देखते हैं। वी इंजॉय ड्यूरिंग द हॉलीडेज, मतलब कि हमने हॉलीडेज में इंजॉय किया, लेकिन हमने हॉलीडेज में क्या इंजॉय किया ये इस सेंटेंस में स्पष्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो हम इसमें अपनी तरफ से रिफ्लेक्सिव लगाएंगे, और वी के लिए रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, आवरसेल्व्स। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमें यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़ा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है The Taj is the most beautiful building which I have ever seen. The Taj is the most beautiful building which I have ever seen. मतलब ताज उन इमारतों में सबसे खूबसूरत है जिनको मैंने कभी भी देखा है।
तो यहाँ पर बिल्डिंग के लिए विच का यूज़ हो रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन मैंने आपको जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमने सीखा था कि रिलेटिव प्रोनाउन वैसे वस्तुओं के लिए हम विच का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा तो हम हु और विच के स्थान पर किसका यूज़ करेंगे, दैट का करेंगे। और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आई हुई है, इसलिए यहाँ पर हम विच की जगह पर क्या यूज़ करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन दैट करेंगे। नेक्स्ट, इट इज़ मी हु हैड टू सफ़र इन दिस लॉन्ग रन। इट इज़ मी हु हैड टू सफ़र इन दिस लॉन्ग रन। तो यहाँ पर मैंने जब आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाए थे तो वहाँ पर बताया था कि जब भी कोई प्रोनाउन किसी भी टू बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगा, जब भी कोई प्रोनाउन किसी भी टू बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगा, टू बी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, इन वर्ब का कोई भी प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो जो प्रोनाउन है वो हमेशा नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर टू बी वर्ब कौन है, इज, और इसका कॉम्प्लीमेंट कौन है, मी, और मी किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। और मैंने अभी बताया कि जब भी कोई प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में किसी टू बी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा तो वो किस केस में होगा, नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर मी की जगह पर क्या हो जाएगा, आई। और नेक्स्ट रूल इसी का था कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट बनता है तो यहाँ पर जो भी वर्ब आती है वो एंटीसीडेंट के अनुसार आती है, मतलब इस आई के अकॉर्डिंग आएगी। नेक्स्ट रूल है, दिस इज द सेम पेन दैट आई गेव यू। दिस इज द सेम पेन दैट आई गेव यू। मैंने बताया कि जब भी किसी एंटीसीडेंट के पहले सेम या सच लिखा हो तो जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो विच या दैट ना हो करके रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, एज। जैसे किसी भी एंटीसीडेंट के पहले, मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले जो जिससे रिलेटिव प्रोनाउन अपना रिलेशन बता रहा है, अगर उससे पहले सेम या सच लिखा हुआ है तो जो भी हम रिलेटिव प्रोनाउन लाएंगे वो दैट या विच ना हो करके क्या होगा, एज होगा। नेक्स्ट लिखा है, यू, आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली। मतलब यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ही कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यू, आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली। तो यहाँ पर 2, 1 और 3 का क्रम बन गया। और मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस में अगर तीनों पर्सन एक साथ यूज़ किए जा रहे हैं तो उनका जो सीक्वेंस होगा, उनका जो क्रम होगा वो क्या होगा, 2, 3, 1 का होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2, 1, 3 है, तो यहाँ पर हम ही को पहले रखेंगे और आई को बाद में। यू, ही एंड आई शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली। नेक्स्ट है, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो यहाँ पर किसी थिंग के लिए विच का यूज़ हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी इनडेफिनेट प्रोनाउन आता है तो उसके बाद जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन हु या विच ना होकर के क्या होगा, दैट। और यहाँ पर इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन आया है, ऑल आया है, इसलिए यहाँ पर विच की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, दैट। नेक्स्ट है, श्याम एंड माई सेल्फ डेकोरेटेड द कॉलेज हॉल। श्याम एंड माई सेल्फ डेकोरेटेड द कॉलेज हॉल। और हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी भी सेंटेंस के में सब्जेक्ट के रूप में अकेले नहीं आते हैं, उनसे रिलेटेड उनका नाउन या प्रोनाउन आना जरूरी है। तो यहाँ पर माई सेल्फ सब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। आज हमने प्रोनाउन से रिलेटेड सारे रूल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं और एक्सरसाइज भी हमने कर ली है। अब आशा करती हूँ कि आपको प्रोनाउन समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।